हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है? महंगाई दर। महंगाई दर मतलब क्या है कि एनुअली आपकी चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं। जैसे हम बेसिक एग्जांपल से अगर समझें, मान लीजिए कि आज आप मान लीजिए आप शुगर 1 kg शुगर लेते हैं। इस साल आप ले रहे हैं 50 रुपये में 1 किलो। अगले साल आप शुगर लेने गए तो आपको वो सेम शुगर 1 kg की सेम कंपनी की सेम क्वालिटी की अगर वो आपको 55 रुपये की मिल रही है, दैट मीन्स कि आपका इन्फ्लेशन आ गया है। इन्फ्लेशन मतलब क्या है? जो सेम रेट पे सेम क्वालिटी की सेम कमोडिटी से बट एट अ डिफरेंट प्राइस, एट अ हाइक्ड प्राइस आपको मिल रही है, दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आपके अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है जिसको हम अलग अलग टाइप्स में पढ़ेंगे। वो डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से इन्फ्लेशन आ रहा है। अब इन्फ्लेशन जो होता है, अगर हम किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए देखें, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर कंट्रीज ग्रोथ, बट व्हेन इट इज़ इन कंट्रोल्ड मेजर, मतलब अगर थोड़ा बहुत अगर इंक्रीमेंट आ रहा है सो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट अगर एकदम रैपिडली अगर इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये की चीज़ अगर अगले साल 101 रुपये की मिलेगी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको वो 100 रुपये की चीज़ अगर आपको वो 150 रुपये की मिल रही है तो शायद आपको बहुत फ़र्क पड़े। जैसे कि आप बहुत साल से हम मैगी खा रहे हैं, तो जब आप बहुत छोटे थे तो हम शायद उसको 5 रुपये का पैकेट लिया करते थे, आज वो 7 रुपये की हो गई। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। 10 रुपये वाला पैकेट 14 रुपये में हो गया तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बट अगर ये डबल या ट्रिपल प्राइस का हो जाता तो शायद लोगों को उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो वो जब तक लिमिटेड रेट पे या लिमिटेड प्राइस में अगर वो बढ़ रहा है तो उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कंट्री का डेवलपमेंट ही होता है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो कंट्री की उसमें इकोनॉमी इंक्रीज होगी। अब अलग अलग टाइप्स क्या है? पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब बहुत स्लो रेट पे जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है जब आपका इन्फ्लेशन 1 to 3% राइज लेता है एनुअली, मतलब एक साल में आपका जो रेट है वो 1 से 3% तक बढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में आपका होता है 3 to 7% या 3 to 10% इन्फ्लेशन जब होता है एक साल में तो उसको हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। फिर आता है नेक्स्ट रनिंग इन्फ्लेशन, जब आपका हो जाता है 10 से 20% तक का इन्फ्लेशन। अब 10 से 20% तक का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन अगर एक साल में 7% भी रेट बढ़ रहा है, मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर आपको 107 रुपये में मिल रही है तो भी वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर आपका रनिंग हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट 10% 20% तक का ही हो जाता है। मतलब 100 रुपये की चीज़ 110 120 रुपये मिलेगी तो वो ऑब्वियसली लोगों को बहुत ज़्यादा खटकेगी कि हर चीज़ में 10-10 20-20% का इन्फ्लेशन आ चुका है। एंड लास्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वो होता है जब आप अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जब वो 100% तक इन्फ्लेशन चले जाता है, मतलब कि ऑलमोस्ट प्राइसेस जब डबल होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी एट प्रेजेंट अगर हम देखें, जैसे कि श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सब फेस कर रहे हैं रनिंग इन्फ्लेशन। मतलब सब में 20-20 30-30% तक का इन्फ्लेशन चल रहा है। और अगर हम कंट्री लाइक देखें अर्जेंटीना, जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, 369% तक पे इन्फ्लेशन जा चुका है, तो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन जब एक्सेसिव अमाउंट में आपका प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। मतलब 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये मिल रही है, 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये मिल रही है, तो ये हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट कर देता है, बिकॉज यहाँ पे आपकी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं जैसे कि रोटी, चावल, दाल, आटा, सब्जी, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। आपको बोरी में पैसे भर भर के ले जाना पड़ता है छोटी सी या थोड़ी सी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए। दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन आता क्यों है? व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन का सबसे कॉमन और बेसिक चीज कारण हो जाता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर आपके मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रही है, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। अब मनी सप्लाई ज़्यादा कैसे आता है? मान लीजिए कि आरबीआई ने एक साथ बहुत सारा पैसा प्रिंट कर दिया, तो वो जितना ज़्यादा पैसा प्रिंट करेगी ऑब्वियसली वो खुद के पास तो रखेगी नहीं, वो मार्केट में उस पैसे को इन्फ्यूज़ करेगी। जब मार्केट में हर इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो सब एक लेवल पे स्टैंड करते हैं, तो वो चीज़ें महंगी करने लगते हैं फिर, क्योंकि 100 रुपये की फिर कुछ वैल्यू ही नहीं रही। अगर सबके पास में 2-2 हज़ार के हम 100 नोट दे दें तो वो ऑब्वियसली 100 रुपये के नोट की कोई वैल्यू नहीं रही। हर इंसान के साथ 2000 का नोट है, तो उस चक्कर में वो महंगी, मतलब जो चीज़ें हैं वो लोग महंगी बेचने लगते हैं, क्योंकि अब लोग अफोर्ड कर सकते
सकते हैं उतना ज़्यादा, तो उसकी वजह से कि इन्फ्लेशन आ जाता है, और फिर जो इन लोगों के पास पैसा नहीं ऑब्वियसली उनको सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। अब हम अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे अभी बजट आया, तो बजट में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो हमारा रेवेन्यू और एक हमारा एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब वो कि पिछले साल गवर्नमेंट ने कितना अर्न किया, गवर्नमेंट बिजनेसेस से अर्न किया होगा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस से अर्न किया होगा, तो ऐसे बहुत सारे तरीके से गवर्नमेंट अर्न करती है रेवेन्यू। और फिर अगले साल वो बताती है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 100 रुपये कमाए, तो अगले साल का वो बताती है कि वो कितना खर्च करने वाला है। मोस्टली अगर हम इंडिया में देखेंगे, मोस्टली हम ऑलमोस्ट हर साल ही ऐसा होता है कि जितना अर्न करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमारा होता है। मान लीजिए हमने 100 रुपये अर्न किया है तो हम 105 रुपये स्पेंड करने वाले हैं, तो वो 5 रुपये गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा, तो 5 रुपये कैसे आएगा, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी, या तो डेट लेगी, या तो फिर वो मनी प्रिंट करेगी, तो इसी तरीके से या आप फॉरेन लोन ले सकती है, तो उससे उसके पास पैसा आएगा। तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हो तो वो लोन लेके करते हो, चीज़ों को बेच के प्राइवेटाइजेशन करके लेते हो, तो ये बेचने की वजह से, लोन लेने की वजह से, क्योंकि लोन के ऊपर आपको फिर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट चीज़ें महंगी करना स्टार्ट कर देगी, और गवर्नमेंट महंगी करेगी तो ऑब्वियसली जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो और ज़्यादा महंगा करेंगे। नेक्स्ट इज चीप मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब खराब, बेसिकली खराब मॉनेटरी पॉलिसीज आप निकाल रहे हो। मॉनेटरी पॉलिसीज में बेसिकली क्या है कि जैसे आरबीआई अगर कुछ इशू कर रहा है, या फिर अगर हम हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो वो रेपो रेट निकाल रहा है, वो रेपो रेट सडनली बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, कि आज मान लीजिए आपका रेपो रेट चल रहा है 6% पे, कल वो इस रेपो रेट को ले आए 4% पे, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट सस्ते हो गए। अगर इंटरेस्ट सस्ते हो गए तो लोग चीज़ों को ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, लोगों को लगेगा घर बहुत ही अभी चीप रेट पे मिल रहा है, मतलब चीप इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं तो हम उसको खरीद लेते हैं, हमें गाड़ी बहुत चीप इंटरेस्ट पे मिल रही है तो हम वो भी खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है, सडन इंक्रीज इन डिमांड रहता है, डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई लिमिटेड थी, तो अगेन चीज़ें महंगी बिकने लगेंगी, अगेन वो कॉज करेगा इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब ये बेसिकली आपका डेफिसिट क्रिएट करता है, ट्रेड डेफिसिट, कि आप एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो जब आप मान लीजिए इंडियन पर्सन कुछ चीज़ बेच रहा है बाहर की कंट्री में, तो वो डॉलर्स में बेच रहा है, तो जब आपके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो उससे भी इन्फ्लेशन राइज कर जाता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होता है कि आपको बेसिकली जब आप कुछ चीज़ें सरप्लस में बनाते हो तो उसकी प्राइस डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है। मान लीजिए मैं आज कुछ एक चीज़ बना रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। बट अगर मैं कोई मशीन बना रहा हूँ, वो सेम मशीन बना रहा हूँ मैं 1000 यूनिट एक साथ, तो ऑब्वियसली मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, मेरे पास जो लोग बनाने वाले हैं, जो प्रोक्योर करने वाले हैं वो सेम है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ क्या बनेगी, सस्ती बनेगी। बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अगर आपको फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी कमोडिटी कंटिन्यूसली महंगी होती जा रही है, हो सकता है कि रॉ मटेरियल की कमी की वजह से वो महंगी हो रही है, या किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो महंगा होता जा रहा है प्रोडक्ट, तो इट विल कॉज इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर हम गवर्नमेंट के टर्म्स में इस चीज़ को देखेंगे कि आपसे गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, जिस फीस से मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको लोन दिया, तो उस लोन के लिए वो आपको चार्ज कर रही है 6%, और गवर्नमेंट खुद किसी से लोन लेके आपको पैसा दे रही है। गवर्नमेंट ने लिया है 8% पे लोन और आपको दे रही है 6% पे लोन। बेसिकली इंडिया में जो सब्सिडी सिस्टम चलता है, तो सब्सिडीज़ में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है, वो गवर्नमेंट जो होती है वो आपके ऊपर खर्च करती है बेसिकली, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन कॉज होता है। नेक्स्ट इज कैलामिटीज आती हैं। अब नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, वो सडनली कैलामिटीज़ आती हैं जिसको रोकने के लिए, या फिर जो डिस्ट्रक्शन उसकी वजह से कॉज होता है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ सकता है। जैसे कि किसी कंट्री में बहुत खतरनाक फ्लड आ गया, या अर्थक्वेक आ गया, या वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बिजनेसेस रन नहीं करेंगे तो वो पॉवर्टी इंक्रीज करेगा, अगर पॉवर्टी इंक्रीज होगी तो अगेन लोगों के पास काम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, और इन्फ्लेशन राइज करना स्टार्ट करेगा। एंड लास्ट इज आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी में क्या है, आज मेरे पास मोनोपोली, मेरी कंपनी की मोनोपोली है कि पूरे कंट्री में सिर्फ एक चीज़ का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी करती है। अब मैं चाहूँ तो उसकी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे क्रिएट करूँगा, मैं मार्केट में अपनी सप्लाई को निकालूंगा ही नहीं। लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं उसकी, बट मैं उसको सप्लाई चेन को मैंने रोक के रखा है। तो इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उस चीज़ की वैल्यू, उसका प्राइस इंक्रीज होगा, और प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, व्हाट आर द मेजर्स बाय विच यू कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। फर्स्ट इज डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन हम सबने देखा है, डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि अगर आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा करेंसी इंक्रीज हो गई है,
पैसा बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहा है तो आप उस वैल्यू को डिनोमिनेट कर दो, मतलब कि उस नोट को ही बंद कर दो। जैसे कि आज आपको लग रहा है कि 500 की करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, तो आप उसको डिमोनेटाइज कर दो, उस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, नई करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट करेगी। ऑब्वियसली वो करेंसी प्रिंट करने में आपका कुछ खर्चा आएगा, बट स्टिल कि आप एक लिमिटेड करेंसी सप्लाई को रोक पाओगे, आप मनी सप्लाई जो है मार्केट में उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल अगेन आप रेपो रेट को कंट्रोल कर सकते हो कि अगर जैसे अभी हमने पिछले 2 साल में ये चीज़ देखा था कि गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली रेपो रेट को इंक्रीज किया था। रेपो रेट इंक्रीज करा मतलब कि बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे। अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए तो आपको क्या लगेगा, क्या जो मेरे को घर लेने वाला था उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया, अब वो महंगा हो गया है, अभी नहीं लेता हूँ, बाद में लूंगा जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, कार बाद में ले लूंगा, एजुकेशन लोन बाद में ले लूंगा, या किसी भी तरीके का XYZ लोन जो है, जो मैं लोन लेके खरीदने वाला था, परचेज करने वाला था, वो मैं थोड़ा सा डिले कर दूंगा। तो उसकी वजह से आप डिमांड साइड को कट करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया कि वो रेवेन्यू जनरेट करती है फिर एक्सपेंडिचर करती है, तो अगर आपको पता है कि आपकी कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है तो आप उसको कम करोगे। तो अब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, बट कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जिसमें आप श्रिंक डाउन कर सकते हो। जैसे अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आया हुआ है, तो पाकिस्तान में वो लोग एक्सपेंडिचर मतलब बेफालतू का या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कैसे रोक सकते हैं, जैसे कि वो लोग डिफेंस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, तो वो डिफेंस एक्सपेंडिचर को रोक सकते हैं जिससे कि उनको लोन कम लेना पड़ेगा। लोन कम लेना पड़ेगा तो इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ेगा बाकी कंट्रीज को। नेक्स्ट इज इंक्रीज टैक्सेस। जैसे मैंने आपको रेपो रेट ऑलरेडी बता दिया कि आप रेपो रेट बढ़ा दो और फिर इंक्रीज सेविंग्स। देखिए अगर आप बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वो लोन पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और आपका जो सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट होता है उस पर भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अभी कहीं और इन्वेस्ट करने से अच्छा है बैंक में रहने देता हूँ, बैंक में मेरा पैसा सेफ भी रहेगा और अभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो मेरे को रिटर्न्स भी अच्छे आ जाएंगे। एंड लास्ट इज सरप्लस बजट। जो हम साल में जो गवर्नमेंट जो बजट निकालती है उसमें सरप्लस बजट निकाले, मतलब कि आप एक्सपोर्ट को कम कर देंगे और एक्सपेंडिचर जो है उसको भी कम रखेंगे और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहेंगे। अब रेवेन्यू को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, जो आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप कलेक्ट करते हो। जैसे इंडियन गवर्नमेंट GST कलेक्ट करती है तो उस GST के ऊपर रेट इंक्रीज कर देगी। इनकम टैक्स जो कलेक्ट करती है तो इनकम टैक्स का मार्जिन कम कर देगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाओगे बिकॉज गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।